बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन क्या होता है, नेफ्रॉन होता क्या है, इसकी स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं, इसको हम क्लियरली तरीके से पढ़ने वाले हैं। इसके बाद आपको इस टॉपिक में से कोई डाउट नहीं रहेगा। आप क्लास 12 बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, आप सिंध के हैं, सिंध बोर्ड से हैं, केपी के से, बलोचिस्तान से हैं, जहां से पंजाब से हैं, तो सारे यहाँ से पढ़ सकते हैं। आप एमडी गेट की तैयारी करें या नीट के स्टूडेंट हैं, सारे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को यहाँ से क्रिस्टल क्लियरली पढ़ सकते हैं। अभी तक अगर आप लोगों ने टीच दो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप लोगों से हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। व्हाट्सएप चैनल टीच दो को लाजमी ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहां पर इंपोर्टेंट नोट्स और पीडीएफ आप लोगों को मिलते रहते हैं। क्लियरली तरीके से स्टूडेंट्स हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको पढ़ने वाले हैं। हमारे अदर अकाउंट पे हमें फॉलो कर सकते हैं, टिकटॉक दुआ जरा, फेसबुक दुआ जरा, इंस्टाग्राम टीच दो। चले स्टार्ट करते हैं। वो जो नेफ्रॉन आपको हलवा हो जाएगा, मैं गारंटी देती हूँ। इसके बाद कभी लाइफ में लिख ले कहीं पर, आपको नेफ्रॉन नहीं भूलेगा। हर आप भूल जाएंगे चीजों को, लोगों के गमों को भूल जाएंगे, नेफ्रॉन को नहीं भूलेंगे। याद रखिएगा, नेफ्रॉन द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, फंक्शन करवाने वाला, जो किडनी के अंदर एक यूनिट पाया जाता है, उसे आप सिंपलीफाई क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन क्या होता है, इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। किडनी कहाँ कितने नेफ्रॉन की बनी होती है, किडनी 1 मिलियन नेफ्रॉन की बनी होती है। ये चीज याद रखिएगा क्लियरली तरीके से। अब देखें, किडनी मेड अप ऑफ, किडनी मेड ऑफ 1 मिलियन नेफ्रॉन, किडनी 1 मिलियन नेफ्रॉन की मिलकर बनी हुई है। वैसे तो ये स्टूडेंट्स जो है वो इस टॉपिक को सही तरीके से समझ नहीं पाते, क्योंकि टीचर्स ने डायग्राम पहले बनाई होती, फिर कॉन्सेप्ट। डायग्राम बनाने के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तभी आप इसको क्लियरली तरीके से पढ़ सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर नेफ्रॉन आप लोगों को, नेफ्रॉन, अब नेफ्रॉन के स्ट्रेंथ 2 पार्ट्स होते हैं। पहले तो मैं आपको सारा लिखवा देती हूँ, उसके बाद जब डायग्राम बनाऊंगी तो आप मुझे खुद बताएंगे। वैसे तो आप मुझसे बात नहीं कर सकते, लेकिन आप बात जरूर कर सकते हैं, मेरा मैं समझ जाऊंगी। देखें, अब नेफ्रॉन के 2 पार्ट्स होते हैं। एक आपको देते हैं पहला पार्ट, जिसे हम मेल्फिजन बॉडी भी कहते हैं, मेल्फिजन बॉडी भी आप लोग इसे कहते हैं, याद रखिएगा। और आप इसे क्या बोलते हैं, रीनल टेब्यूल कहते हैं, सॉरी, इसे आप कहते हैं रीनल कॉर्पसल। मेल्फिजन बॉडी भी कहते हैं और रीनल कॉर्पसल भी कहते हैं, रीनल कॉर्पसल, कॉर्पसल, रीनल कॉर्पसल कहते हैं। और एक जो नेफ्रॉन का पार्ट होता है उसको सिंपलीफाई आप कहते हैं रीनल टिब्यूल। अब रीनल वर्ड क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये किडनी नेफ्रॉन जो रीनल इस वजह से लगा रहे हैं क्योंकि नेफ्रॉन किडनी का ही फंक्शन कर रहा है। सो नेफ्रॉन के 2 पार्ट्स होते हैं, एक को मेल्फिजन बॉडी या रीनल कॉर्पसल कहते हैं, या सेकंड को आप कहते हैं रीनल टिब्यूल। अब इन दोनों पार्ट्स के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं नेफ्रॉन की, तो पहली जो चीज आती है यहाँ पर मेल्फिजन बॉडी में होती है ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, और एक आता है बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल। और उसके बाद जो रीनल टिब्यूल होता है उसके अंदर आपके आता है प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल, जिसे आप कन्व्यूलेटेड टिब्यूल, जिसको आप सिंपलीफाई कहते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म पीसीटी। यहाँ पर फिर पाए डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल, इसे आप देख लीजिएगा। थर्ड आपके पास पाए जिसमें लूप ऑफ हेनेले, लूप ऑफ हेनेले, हेनेले इस वजह से कहा जाता है क्योंकि साइंटिस्ट था। सही। किडनी के 2 पार्ट्स, सॉरी नेफ्रॉन के 2 पार्ट्स होते हैं, एक मेल्फिजन बॉडी जिसे आप रीनल कॉर्पसल कहते हैं, एक होता है रीनल टिब्यूल। अब रीनल कॉर्पसल के अंदर ग्लोमेरुलर बंचेस ऑफ द कैपिलरीज पाए जाते हैं, उसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। एक बोमेन्स कैप्सूल इसके अंदर पाया जाता है।
सही, ये याद रखिएगा, क्योंकि जब डायग्राम पढ़ेंगे तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए। रीनल ट्यूब्यूल के अंदर पीसीडी प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी आ जाती है डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, और क्या आ जाता है लूपोफेनेल। आई होप यहाँ तक आपको क्या हुआ हो, क्लियर हुआ हो, क्योंकि अब हम इसकी क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो इसे आप नोट आउट कर लें, आप लोगों को कोई चीज ना रह गई हो, आप लोगों को ऐसा ना लगे इस वजह से मैंने ये पहले लिखवा दिया। अब बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कि सच में अभी हमारे पास नेफ्रॉन की डायग्राम क्या है, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ यूरिन भी पढ़ेंगे। ध्यान में रखना है, सारे कॉन्सेप्ट्स को आपने ध्यान में रखना है, सही है। अब आपने नेफ्रॉन का छोटा मोटा कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिया है, जो कि इम्पोर्टेंट मोटा मोटा कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको बता दिया है। अगर मैं अभी तुम्हें नेफ्रॉन के बारे में बताऊं, कहानी बताऊं नेफ्रॉन की, तो कहानी बताने से पहले मुझे इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मेरे साथ समझी भी जाइएगा और यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर भी करते जाइएगा यहाँ पर, सही है। सो क्लियरली तरीके से आपने इसको समझना है। ये मैं कुछ नेफ्रॉन की यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेती हूँ। ओहो सर, मुझे इतनी अच्छी ड्राइंग तो नहीं आती, लेकिन मैं फिर भी बना लेती हूँ आप लोगों के लिए। जी हाँ, सो यहाँ पर देखें, हंसिएगा मत स्टूडेंट्स, ये ड्राइंग मुझे इतनी अच्छी आती नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया है आप लोगों को, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। ऐसे सही, यहाँ पर देखें, ये मैंने बना लिया आप लोगों के लिए नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन को सुनिएगा, ये बाहर वाला जो नेफ्रॉन्स का सबसे पहला जो पार्ट है उसे आप मेल्फिजन बॉडी कहते हैं, यहाँ पे रीनल कॉर्पसल कहते हैं। और जो ये क्या है, रीनल कॉर्पस, ये पहला पार्ट है, यहाँ तक ये पहला पार्ट है, और बाकी ये वाला जो पार्ट है ये होगा रीनल ट्यूब्यूल। ये क्या होगा, रीनल ट्यूब्यूल होगा। मैम क्या ही कर दिया, मैम क्या ही कर दिया, ध्यान में रखिएगा। अब सिर्फ पहला जो पार्ट है वो है, उसके अंदर आ जाता है, आपको मैंने बताया था बोमेन्स कैप्सूल। क्या आ जाता है, बोमेन्स कैप्सूल। अब यहाँ पर याद रखिएगा, जो के अंदर बोमेन्स कैप्सूल में कैपिलरीज का एक पूरा गुच्छा पाया जाता है, कैपिलरीज का पूरा नेटवर्क स्टूडेंट्स पाया जाता है। नेटवर्क इस तरीके से पूरा कैपिलरीज का यहाँ क्या पाया जाता है, गुच्छा पाया जाता है इस तरीके से। उस कैपिलरीज के गुच्छे को आप लोग क्या बोलते हैं, उसको कैपिलरीज के गुच्छे को आप लोग बोलते हैं ग्लोमीरुलस। उसे आप क्या बोलते हैं, कैपिलरीज के गुच्छे को कहते हैं ग्लोमीरुलस, सही है। अब जो ब्लड को लेकर आती है नेफ्रॉन के अंदर, वो आप लोगों के पास होती है एफरेंट आर्टरियोल। याद रखिएगा, अक्सर बच्चे गलती करते हैं, एफरेंट आर्टरियोल। और जो ब्लड को बाहर लेकर जाती है नेफ्रॉन से, वो आप लोगों के पास क्या होती है, इफरेंट आर्टरियोल। क्या होती है, इफरेंट आर्टरियोल। जो ब्लड को नेफ्रॉन के अंदर लेकर आएगी वो होगी अफरेंट आर्टरियोल। जो ब्लड को नेफ्रॉन से बाहर लेकर जाएगी उसे आप सिंप्लीफाई कहते हैं इफरेंट आर्टरियोल। अब इफरेंट आर्टरियोल जैसे ही ब्लड को लेकर जाएगी बोमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस के अंदर, तो यहाँ पर देखें ब्लड को लेकर गई बोमेन्स कैप्सूल और किसमें, ग्लोमेरुलस के अंदर। ग्लोमेरुलस क्या है, इट इज अ नेटवर्क ऑफ द कैपिलरीज। ये कैपिलरीज का क्या है, नेटवर्क है। इतना तुम्हें क्लियर हुआ नहीं, दिमाग चल रहा है भाई, मैम बहुत ज्यादा चल रहा है मेरा दिमाग यहाँ पे। सो ये चीज तुमने क्या कर ली, देख ले। हाँ अब सही है। अब जैसे ही आपका ब्लड जो है वो सीधा जाएगा ग्लोमेरुलस और इसके अंदर जाएगा आपका ब्लड, तो याद रखिएगा जो आपकी मैं अगर बताऊं, एफरेंट जो आर्टरियोल होती है, एफरेंट आर्टरियोल, तो याद रखिएगा वो साइज में क्या होती है, साइज में बड़ी होती है, बिग होती है। और जो आपकी इफरेंट आर्टरियोल होती है, जो आपकी इफरेंट आर्टरियोल होती है, वो साइज में क्या होती है, स्मॉल होती है। साइज में क्या होती है, स्मॉल होती है। और ये साइज में बड़ी है और ये साइज में छोटी है। इसकी वजह से इसके अंदर ब्लड का क्या काम हो जाता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, यहाँ पर एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कायम हो जाता है।
के प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है ब्लड का, क्योंकि एक नस बड़ी है, दूसरी नस छोटी है, तो यहाँ पर बहुत तेजी से ग्लोमेरुलर से बहुत तेजी से ब्लड क्या करता है, फ्लो करता है, बहुत तेजी से क्या करता है, ब्लड फ्लो करता है, क्योंकि इफेरेंट आर्टरियोल के साइज के छोटे होने की वजह से, इफेरेंट आर्टरियोल के साइज के छोटे होने की वजह से जो ब्लड प्रेशर है, जो ब्लड का प्रेशर है, वो बहुत तेज इस तरीके से स्ट्रेंथ जाएगा। ये चीज आपने याद रखनी है। ये क्या है, छोटी है, दिस इज अ स्मॉल, स्मॉल होने की वजह से जो ग्लोमेरुलर से वहां से ब्लड का प्रेशर बहुत ज्यादा क्या करेगा, जाएगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जो आप लोगों का नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के अंदर क्या होंगे, ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स होंगे, व्हाइट ब्लड सेल्स होंगे, उसके बाद ब्लड के अंदर प्लाज्मा होगा, ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स होंगे। तो बताएं स्टूडेंट्स, नेफ्रॉन के अंदर कौन सा पार्ट जाएगा ब्लड का, आरबीसी वाला पार्ट जाएगा, व्हाइट ब्लड सेल वाला पार्ट जाएगा, प्लाज्मा या प्लेटलेट? तो बोलेंगे मैम आरबीसी बड़े होते हैं तो ये नहीं जा सकते, व्हाइट ब्लड सेल बड़े होते हैं ये नहीं जा सकते, प्लेटलेट भी बड़े होते हैं ब्लड में ये नहीं जा सकते, प्लाज्मा जाता है। प्लाज्मा का जो 70% हिस्सा होता है वो ब्लड के अंदर शामिल होता है, कितना, 17% हिस्सा ब्लड के अंदर क्या होता है, शामिल होता है। ये चीज आपने याद रखनी है, 70%, यानी कि अब इसके अंदर जो ब्लड है, ब्लड के अंदर काम की चीजें भी होंगी, क्योंकि याद रखिएगा नेफ्रॉन के अंदर, नेफ्रॉन के अंदर आपने याद रखनी है, ये तो भी मैं स्ट्रक्चर पढ़े हैं, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, नेफ्रॉन के 3 स्टेप्स होते हैं, 3 स्टेप्स ऑफ द नेफ्रॉन। पहला जो आप लोगों के पास होता है वो होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, और एक जो स्टेप होता है उसे सिंप्लीफाई आप लोग कहते हैं सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। नजर आ रहा है नहीं, हाँ नजर आ रहा है। एक होता है सिलेक्टिव, मैं यहां से इसको मिटा दूं, एक होता है सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, और एक आप लोगों के पास होता है ट्यूबुलर सीक्रिएशन, ट्यूबुलर सीक्रिएशन। ये 3 स्टेप पाए जाते हैं नेफ्रॉन के अंदर, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सीक्रिएशन। अब जैसे यहाँ पर ब्लड आया, ब्लड के अंदर काम की चीजें भी होंगी, ब्लड के अंदर जैसे कि अभी ग्लूकोज भी होगा, अमाइनो एसिड्स भी होंगे अब उस ब्लड के अंदर, जो कि सीधा अब यहाँ से क्रॉस हो रहा है प्रेशर के साथ, काम की चीजें, और जो वेस्ट भी होंगे वो भी होंगे। यहाँ पर होगा यूरिया भी होगा, इसके अंदर यूरिक एसिड भी होगा, इसके अंदर क्रिएटिनाइन भी होंगे, इसके अंदर सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम के क्या होंगे, आयंस भी क्या होंगे इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, इसके अंदर वाटर भी प्रेजेंट होगा, इसके अंदर साल्ट भी प्रेजेंट होगा। सो ये सारी चीजें यहाँ पर क्या होंगी, प्रेजेंट होंगी, इसके अंदर होंगी, ये ब्लड के प्रेशर के अंदर, जो ब्लड के अंदर ये काम की चीजें, 70% जो प्लाज्मा का हिस्सा है उसके अंदर ये काम की चीजें, और जो ना काम की चीजें हैं वो सारी इसके अंदर क्या होंगी, प्रेजेंस होंगी। अब क्लियर है, यहाँ पर हमने दूसरे पार्ट्स को पढ़ना है तो साथ साथ आपको बता भी रही हूँ, नोट करना होगा तो इसी चीजों को नोट कर लीजिएगा। तो अब यहाँ से एफएन आर्टरियोल से ब्लड बहुत ज्यादा प्रेशर से गया और उसके अंदर क्या था, 70% क्या था, प्लाज्मा था। और याद रखिएगा यहाँ पर क्या होगी, पहला स्टेप यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पर क्या हो गई, ब्लड की अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गई, यानी कि यहाँ पर हमने चीजों को सिलेक्ट नहीं किया, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को अब नॉन सिलेक्टिव भी कहते हैं, यहाँ पर सिलेक्ट नहीं, सीधा यहाँ पर क्या कर गया, प्लाज्मा ब्लड अंदर चला गया। ये पहला स्टेप जो है वो है आपके पास अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब यहाँ से आपकी शुरू होगी नेफ्रॉन का दूसरा हिस्सा, यहाँ पर आपकी क्या होगी, पीसीटी होगी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, और यहाँ पर ये आपका क्या है, लूप ऑफ हेनेले, लूप ऑफ हेनेले। यहाँ पर एक होगी डिसेंडिंग लिम्फ और एक यहाँ पर क्या होंगी, असेंडिंग लिम्फ होगी, और यहाँ पर आपका पाया जाएगा डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल। और ये जो आपकी नेफ्रॉन की होती है इसे आप कहते हैं कोलेक्टिक डक्ट, कोलेक्टिंग
डक्ट कहते हैं। क्लियर है? अब तो तुम्हें पता चल गया होगा कि नेफ्रॉन की डायग्राम है क्या। अब नेफ्रॉन के अंदर दूसरा पार्ट शुरू हो जाएगा। नेफ्रॉन के अंदर अभी दूसरा पार्ट शुरू हो जाएगा। ये जो दूसरा पार्ट है, यहां से अब ब्लड जाएगा। अब यहाँ पर होगी सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, काम की चीजों को अंदर लिया जाएगा, यानी कि जैसे कि ग्लूकोज, जैसे कि अमाइनो एसिड्स, और कुछ इंपॉर्टेंट वाटर और कुछ इंपॉर्टेंट साल्ट्स, उन्हें क्या किया जाएगा, लिया जाएगा। सबसे ज्यादा एमसीक्यूज आता है कि एब्जॉर्प्शन कहां पर होती है, वो होती है पीसीटी के अंदर। एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा इसके अंदर होती है, पीसीटी के अंदर सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन पाई जाती है। दिस इज इम्पोर्टेंट। हाउ इम्पोर्टेंट टॉपिक इज, हाउ इज इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इतना तुम्हें क्लियर हो गया। फिर यहां से तुम्हारा ब्लड आएगा, यहां से तुम्हारा ब्लड आएगा और जाएगा कहां पर, पीसीटी। और पीसीटी के अंदर क्या होगी, काम की चीजें को क्या किया जाएगा, सिलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो ब्लड है अब जाएगा लूप ऑफ हेनेले में। लूप ऑफ हेनेले में होगी डिसेंडिंग लिम्ब। अब डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर आकर आपके क्या एब्जॉर्प्शन होगी, किसकी, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं ना, तो डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपका जो ओनली वाटर जो है, उसकी यहाँ पर क्या होगी, रीएब्जॉर्प्शन होगी। साल्ट की नहीं होगी, साल्ट को वो क्या करेगा, अंदर ही रहने देगा। एब्जॉर्प्शन किसकी होगी डिसेंडिंग लिम्ब में, आपकी वाटर की। और असेंडिंग जो लिम्ब है, वहां पर एब्जॉर्प्शन होगी सोडियम, क्लोरीन और पोटेशियम जो आयन है, इनकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगी। इसकी सोडियम की, पोटेशियम की और क्लोरीन की क्या हो जाएगी, रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगी। आपसे पूछा जाए कि डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर किसकी रीएब्जॉर्प्शन होती है, तो आप कहेंगे वाटर की। असेंडिंग लिम्ब के अंदर किसकी रीएब्जॉर्प्शन होती है, तो आप लोग सब कहेंगे कि मैम किसकी होती है, आयंस की। किसकी रीएब्जॉर्प्शन होती है, मैम आयंस की रीएब्जॉर्प्शन होती है। और वाटर की रीएब्जॉर्प्शन डिसेंडिंग लिम्ब में, असेंडिंग लिम्ब के अंदर आपके आयंस की रीएब्जॉर्प्शन होती है। इतना तुम्हें मोटा मोटा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ नहीं? हाँ जी बेटा, इतना तुम्हें क्लियर हुआ नहीं? मैम यहाँ तक हमें क्या है, क्लियर है। क्लियर है ना स्टूडेंट्स? ये इतनी चीजें तुमने क्या करनी है, क्लियर रखनी है। अब फॉर एग्जाम्पल, अब आपका जो ब्लड है वो गया डीसीटी में, और डीसीटी के अंदर जाके हुई ट्यूबुलर सीक्रिएशन। ट्यूबुलर सीक्रिएशन से मुराद, ट्यूबुलर सीक्रिएशन से मुराद ये है कि स्टूडेंट्स आपकी काम की चीजें और जो ना काम की चीजें हैं, अब उनको दोबारा से ट्यूबुलर सीक्रिएशन के अंदर क्या किया जाएगा, आपके, क्योंकि जो आपके पास सिलेक्टेड रिएब्जॉर्प्शन है, वहां पर मैं काम की चीजों को और बेकार चीजों को अलग अलग कर दिया। अब यहाँ पर ट्यूबुलर सीक्रिएशन के अंदर हम ब्लड को क्या क्या करेंगे, दोबारा से एफरेंट आर्टिक्यूल के जरिए बाहर भेज देंगे। तो अब ये ब्लड क्या हो गया है, बिल्कुल साफ हो गया है ट्यूबुलर सिक्रिएशन डीसीटी के अंदर। ये लास्ट पार्ट है नेफ्रॉन का, यहाँ पर अब आ गया है। अब सारा ब्लड जो है ट्यूबुलर सिक्रिएशन के प्रोसेस के बाद सारा आ गया है कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। इसके अंदर आ गया है कलेक्टिव डक्ट के अंदर। अब यहाँ पर चेक किया जाएगा कि अगर वाटर की कंसंट्रेशन कम है और साल्ट की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, तो यहाँ पर एक हार्मोन रिलीज किया जाएगा कलेक्टिव डक्ट में, जिसे आप कहते हैं एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जिसे आप एडीएच कहते हैं। जब वाटर की कंसंट्रेशन कम होती है तब हम ये वाला हार्मोन रिलीज करते हैं एडीएच, जिसे आप फुल फॉर्म लिख सकते हैं यहाँ पर। इसको आप कहते हैं एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन कहते हैं। फिर यहाँ पर क्या होगा, एडीएच रिलीज होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल रोजा रख लिया है, रोजे के अंदर है, तो हम पानी कम पीते हैं, तो वहां पर साल की कंसंट्रेशन तो होती है लेकिन पानी की कम हो जाती है, तो एडीएच हार्मोन रिलीज होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल साल की कंसंट्रेशन कम हो और वाटर की कंसंट्रेशन क्या हो, ज्यादा हो, तो रिलीज होगा एल्डोस्टेरोन
टीरोन हार्मोन रिलीज होगा कलेक्टिव डक्ट के अंदर। ये तुम्हें आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, तो मैंने तुम्हें नेफ्रॉन को क्या कर दिया है, हलवा करके समझा दिया है। कि देखें, सबसे पहले जो ब्लड को लेकर आएगी वो लेकर आएगी एफरेंट आर्टरियोल, ब्लड को बाहर लेकर जाएगी एफरेंट आर्टरियोल। आपको पता है एफरेंट का साइज बड़ा होता है और एफरेंट का साइज क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पर एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कायम हो जाता है। अब ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से ग्लोमेरुलस है और बोमेन्स कैप्सूल है, इसके अंदर बहुत तेजी से जाता है 70 प्लस, मतलब कि ब्लड के अंदर काम की चीजें और जो ना काम की चीजें हैं वो भी सारी यहाँ पर क्या करती है, चली जाती है। फिर पीसीटी वाले में आती है, यहाँ तक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कंप्लीट हो जाती है। फिर जो जो आपके पास सिलेक्टिव रिएब्जॉर्प्शन है वो पीसीटी से स्टार्ट होती है, लूप ऑफ हेनले, और डीसीटी के अंदर आकर आपका ब्लड मुकम्मली जो वो वाली चीजें हैं काम की ना काम की क्लियरली क्या हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं। उसके बाद मटेरियल कलेक्टिव डक्ट में आता है। अगर साल की कंसंट्रेशन कम है, वाटर की ज्यादा है, तो अल्डोस्टेरोन रिलीज होगा, बचाया जाएगा ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद वाटर की कम है, साल की ज्यादा, तो आपको पेशाब कम आएगा। आप लोग देख सकते हैं कि रमजान में आपको पेशाब क्या आता है, कम आता है, क्योंकि वहां पर आपकी साल की कंसंट्रेशन तो कुछ ना कुछ होती है, लेकिन पानी की कंसंट्रेशन नहीं होती। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोग देख रहे हैं, नेफ्रॉन के अंदर इस तरीके से मसल्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, कुछ मसल्स पाई जाती हैं, उसे आप कहते हैं पेरी ट्यूबुलर। कुछ कैपिलरीज पाई जाती हैं जिसको आप कहते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। आपके नेफ्रॉन के अंदर पीसीटी से लेकर कोलेक्टिव डक्ट के अंदर जो आपकी यहाँ पर इसके ऊपर कैपिलरीज पाई जाती हैं, कुछ इस तरीके का आपका नेफ्रॉन होता है, उसको आप पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं। और जो नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये यहाँ तक वाला जो हिस्सा है, ये आपका क्या है, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, और नीचे वाले हिस्से में भी कैपिलरीज होती हैं, जिसको आप सिंप्लीफाई कहते हैं वैसा रेक्टा। क्या बोलते हैं, वैसा रेक्टा कहते हैं। क्लियर है? अब मैंने तुम्हें लगता ना नेफ्रॉन की ना बचपन की कहानी सुना दी है कि ये इसकी बचपन की कहानी क्या है, ये क्या था तो क्या बन गया। ये देखें, ब्लड सबसे पहले आया एफरेंट आर्टियोल से, एफरेंट से बाहर गया, यहाँ पर क्या था, एक बोमेन्स कैप्सूल था जिसके अंदर क्या थी, कैपिलरीज थी। उसके बाद यहाँ से ब्लड के प्रेशर लगाया, 70% यहाँ पर प्लाज्मा जो था वो यहाँ पर आ गया, कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। फिर पीसीटी में डीसीटी आगे तुम्हें अमल का, अब होशियार हो गए होगे। अब बच्चों देखिए, 180 लीटर ब्लड फिल्टर होता है 24 आवर में, एमसीक्यू आता है कि कितना ब्लड फिल्टर होता है 24 आवर में, तो याद रखिएगा 180 लीटर जो ब्लड है वो फिल्टर होता है, वो फिल्टर होता है 24 आवर्स में, 12 घंटों के अंदर। उसमें जो 2.5 लीटर है वो हमारे यूरिन के जरिए 2.5 लीटर। इतनी चीजें अब तुम्हें क्लियर हो गई। याद रखिएगा ग्लोमेरुलस के अंदर एक सेल पाए जाते हैं, इस स्पेस में एक सेल्स पाए जाते हैं नेफ्रॉन के अंदर, उसे आप कहते हैं पोडोसाइट्स। क्या बोलते हैं, पोडोसाइट्स। ये भी हेल्प देते हैं प्रेशर को थोड़ा सा मेंटेन रखने में, ये भी क्या देते हैं, मदद देते हैं। आई होप यहाँ पर आप लोगों को चीजें क्या हूँ, क्लियर हो गई हूँ। अब दो तरह के आप लोगों के पास नेफ्रॉन पाए जाते हैं, जरा मैं इसे भी आपको बता दूंगी, आपको कोई टेंशन ना रहे, तो चले नोट कर लिया होगा। ये था नेफ्रॉन की बचपन की कहानी, सारा तुम्हें नेफ्रॉन मैंने पढ़ा दिया। इसके बाद कुछ भी नेफ्रॉन का हिस्सा नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा स्टूडेंट्स, कुछ भी नहीं बचा। तो यहाँ पर देखिएगा, अब नेफ्रॉन टू टाइप्स के आपके पास नेफ्रॉन पाए जाते हैं, टू टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। एक पाया जाता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन और एक आप लोगों के पास पाया जाता है जस्टा जस्टा मेडुलरी
नेफ्रॉन। कॉर्टिकल जो नेफ्रॉन होता है वो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट रीनल जो कॉर्टेक्स होता है किडनी का, वहां पर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। उसके बाद ये इसमें शॉर्ट होते हैं, LOH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, उसके बाद CD, ये दोनों क्या होते हैं, इनकी कंसंट्रेशन बहुत कम होती है। उसके बाद ये 20% क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। नेक्स्ट याद रखिएगा, ये प्रोड्यूस करते हैं डाइल्यूट यूरिन। डाइल्यूट यूरिन का मतलब क्या है, जिसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा हो और जो साल्ट की कंसंट्रेशन है वो कम हो, सो ऐसे यूरिन को आप डाइल्यूट यूरिन कहते हैं। अब जस्टा मेंडुलरी जो नेफ्रॉन होते हैं वो भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद रखना है। ये रीनल कॉर्टेक्स से स्टैंड होते हैं, रीनल कॉर्टेक्स से ये क्या होते हैं, एक्सटेंडेड होते हैं। कौन, जस्टा मेंडुला, रीनल मेडुला तक। क्लियर है। और इसमें हाई होते हैं LOH और CD, सही है। इसमें लार्ज मेल्फिजन बॉडी होती है, लार्ज मेल्फिजन क्या होती है, नेफ्रॉन की बॉडी होती है। इसमें सिमाल होती होगी, इसमें सिमाल है, सही है। और ये 80% क्या होता है, एक्टिव होता है। उसके बाद ये प्रोड्यूस करता है कंसंट्रेटेड यूरिन। मेरे बच्चे अभी तो तुम्हें क्लियर है ना, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा। देखिए ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, रीनल कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी, ये शूट, इसके अंदर LOH और CD होता है। ये 20% एक्टिव होते हैं, ये डाइल्यूट यूरिन को प्रोड्यूस करते हैं जिसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और साल्ट की कंसंट्रेशन कम होती है। आगे तुम खुद पढ़ सकते हो। तो ये था तुम्हारा नेफ्रॉन। ये तुम्हारा नेफ्रॉन है। आई होप तुमने यहाँ तक इसको क्या किया हो, क्लियर किया हो। इसके बाद यहाँ पर कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो कि तुम्हें समझ ना आई हो, सारा नेफ्रॉन तुम्हारे सामने है, तो क्लियरली तरीके से तुम्हें क्लियर हुआ होगा।